Students, today we are going to take up the first topic of Fresnel's diffraction, and that is Fresnel's half period zones. एक्चुअल में फ्रेनल ने एक ज्योमेट्रिक कंसेप्ट पेश किया जिसकी मदद से उसने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। वो जो कंसेप्ट था उसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। पहले जो हमारी बेसिक अजम्पशंस हैं फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन्स की, उसने वो हाफ पीरियड जोन्स बनाए। वो जो हाफ पीरियड जोन्स हैं वो कैसे हैं उसको आप नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। ये सारा का सारा टॉपिक एक ही दिन में तो नहीं हो सकता क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, तो हम इसको दो हिस्सों में बांट कर करेंगे। तो यही हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं कि फ्रेनल बेस्ड ऑन Huygens principles of secondary wavelets showed that the rectilinear propagation of light is only approximate. He explained it on the basis of the following assumptions. तो जो assumptions उसकी थी उसमें पहली assumption ये थी कि wave front can be divided into a large number of elementary zones. wave front के उसने अलग अलग zones बनाए। हम इसको आगे स्टडी करेंगे कि कैसे बनाए उसने zones। उन zones का नाम फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन्स है। ये सेकेंडरी वेवलेट्स आर कंटिन्यूसली सेंट आउट बाय ऑल पॉइंट्स इन दिस जोन्स। जो उसने स्पेशल जोन्स अज्यूम किए उन एज्यूम्ड जोन्स से सेकेंडरी वेवलेट्स कंटिन्यूसली चलते रहें और उसके कारण ही सारे अदर फिनोमिना होते हैं। ये उसने पहली अजम्पशन की। फिर दूसरी assumption थी कि the amplitude at any point is the resultant of secondary wavelets reaching that point from all the half period zones। मतलब जो हाफ पीरियड जोन्स हम आगे डिफाइन करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे, उनसे किसी भी पॉइंट P पर जब एम्पलीट्यूड्स पहुंचते हैं वहां से हाफ पीरियड जोन्स से जो सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट होंगे उनके कारण किसी भी पॉइंट P पर जब वो आपस में सुपरपोज करेंगे तब वहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा उनका सम होगा। ये मतलब है इस पॉइंट का। और तीसरा उसने अजम्पशन की थी कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेट्स ड्यू टू ए जोन एट ए गिवन पॉइंट depends upon the distance of that point from the zone and also on the obliquity factor। obliquity factor हमने पीछे भी किया था 1 + cos थीटा। हम ये आगे भी लेकर चले हुए थे। ये जब हमने पीछे अपनी स्टार्ट की थी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के केस में, तो वहाँ पर हमने इसको ये स्टडी किया हुआ है। obliquity factor 1 + cos थीटा क्या होता है, तो वहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया था आपको। ये तब किया था जब हमने ये बताया था कि जो हमारे वेवलेट्स हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं आते, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाते हैं। तो वो एक्सप्लेन करते समय हमने इसको बताया था वहाँ पे। तो इसीलिए हमने कहा था कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द हाफ पीरियड zones to the point and the perpendicular to the plane wavefront at that point। तो I think ये आपको याद होगा कि हमने ये ऐसे किया हुआ था। तो somehow ये उसने तीन जो assumptions की उसके ऊपर बेस्ड हम आगे स्टडी करेंगे कि हम हाफ पीरियड जोन्स कैसे बनाते हैं और उनकी मदद से हम कैसे कैसे अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं फॉर द लाइट प्रोपगेशन। तो यहाँ पर यही समझने जा रहे हैं हम। हाफ पीरियड जोन्स को समझने के लिए
आप कंसिडर करो कि हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी सी डी, और इस प्लेन वेव फ्रंट के कारण हमने किसी भी पॉइंट P पर डिफ्रैक्शन स्टडी करना है। अब जो हाइजेन प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो हमारा ईच पॉइंट है ना ऑन द वेव फ्रंट, ये यहां वेवलेंथ लिख गए, ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स। अब जब हम फ्रेनेल की बात करें तो फ्रेनेल कहता है कि ईच वेवलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉइंट सोर्सेज विल सुपरपोज एट P टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन। वो तो हम पहले भी बता रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर। अब कंसेप्ट ऑफ हाफ पीरियड जोन्स क्या होता है वो हम समझते हैं। हम क्या कहते हैं, ये आपको पता है P पॉइंट है, ये है A B C D, ये हमारा वेव फ्रंट है। हम P से एक PM परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इस वेव फ्रंट के ऊपर। हम एक्चुअल में इस वेव फ्रंट के ऊपर हाफ पीरियड जोन्स बनाएंगे। अभी वो कैसे बनाएंगे वो समझ रहे हैं हम। तो ये जब P से M तक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो MP ये डिस्टेंस हो गया P और M के बीच में। अब आप क्या करो कि MP को रेडियस मान के, MP को रेडियस मान के एक सफियर बनाओ। अब यदि सफियर बनाएंगे तो सफियर का जो टच कर रहा पोर्शन होगा वो A B C D के ऊपर M पॉइंट पर टच करेगा आगे। आप देख लो, मन में सोच के देखो आप कि यदि MP के बराबर का रेडियस का एक सफियर गोला बनाते हैं तो वो गोला जो हमारा वेव फ्रंट ABCD है वो कहाँ पर टच करेगा, तो आप कहेंगे क्लियर है कि ये M पर टच करेगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूं। कितना, मैं λ/2, ये हमने लिखा हुआ है, λ/2 डिस्टेंस बढ़ा के, यानी x प्लस λ/2 वाला डिस्टेंस बना के मैं एक और सफियर बनाता हूं। अब वो सफियर यदि इस ABCD, ये जो हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, इसके ऊपर देखें कि कहाँ टच करेगा, तो आप पाएंगे ये जो यहाँ 1 लिखा ना, ये 1 वाला ये रिंग सा बना दिया यहाँ, ये 1 रिंग के ये वाला, ये मैं यहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ अपना, ये इन सभी पॉइंट को कट करेगा प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर। यानी कि ये एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा M से लेकर M1 तक, यानी M1 उस सर्कल का रेडियस होगा, जबकि जो हमने सफियर ड्रा किया होगा उसका रेडियस होगा x प्लस λ/2। ये देखिए ये वाला, यहाँ से P से M1 मैंने ये करके दिखाया इसका एक स्ट्रेट लाइन से। अदरवाइज तो आप कहीं भी आप करेंगे तो इतना ही आएगा ना, P से M1 के बराबर की दूरी सभी जगह आएगी। और यदि मैं लैम्डा और बढ़ा देता हूँ तो आप कहेंगे तब हो गया ये x प्लस 2 λ/2, क्योंकि हाफ पीरियड जोन का मतलब हाफ बढ़ाते रहो ना वेवलेंथ को, तो ये आएगा x प्लस 2 λ/2। अब यदि मैं x प्लस 2 λ/2 को रेडियस मान के और P को सेंटर ऑफ सफियर मान के एक सफियर ड्रा करूं, तो वो सफियर इस ABCD वाले वेव फ्रंट को कहाँ पर टच करेगा, तो आप देखेंगे ये जो दूसरा गोला दिखाया ना, ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल दिखाया, ये इन सभी पॉइंट्स के ऊपर टच करेगा। ये दूसरा सर्कल, ये आप देख रहे हैं दूसरे वाला, ये मैं कर्सर अपना मूव कर रहा हूं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर सभी पॉइंट्स को टच करेगा। और यदि कोई भी पॉइंट इसके ऊपर मैं मान लो M2 ले लेता हूं, तो M2 से P तक की जो दूरी होगी वो होगी x प्लस 2 λ/2।
ऐसे ही यदि आगे बढ़े तो अगला वाला जो हम रेडियस देखेंगे वो होगा x प्लस 3 लैम्डा ओवर 2, और वो ये सर्कल के ऊपर कटेगा एंड सो ऑन। और जो nth होगा उसका होगा x, उसका जो उस स्फीयर का रेडियस, यानी कि एक स्फीयर जिसका सेंटर P हो और उसका रेडियस हो x प्लस n लैम्डा ओवर 2, तो वो किसी भी पॉइंट जो m n पर यहां जो हमारे वेव फ्रंट के साथ कटेगा। तो उस केस में ये डॉटेड लाइन से जो हमने सिर्फ ये रिंग बना के बता दिया, तो इस ढंग से ये रिंग बनेगा। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी भी है कि फ्रॉम P ड्रा PM परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेव फ्रंट सच दैट PM इज इक्वल टू x। इफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस x is drawn with P as the center, it will meet the plane wave front ABCD at point M, and M is called the pole of the wave with respect to P। तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं which is called तो if another sphere of radius PM1 equal to x plus lambda over 2 is drawn, it cuts the plane wavefront in the circle 1 as shown in figure। ये मैंने पहले ही आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब यदि हम पहले सर्कल का रेडियस देखना चाहें तो पहले सर्कल का रेडियस होगा R1, और R1 किसके बराबर होगा हम आपको फिगर से बता देते हैं। ये देखिए, ये M से लेकर M1 के बराबर होगा, और M से लेकर M1 यानी पहले सर्कल का रेडियस ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा PM1 का स्क्वायर माइनस PM का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यही यहां लिखा कि R1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PM1 स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे की बात करें तो दूसरा रेडियस जो स्फीयर का बना रहा था वो था PM2 एंड इट इज इक्वल टू x प्लस 2 लैम्डा ओवर 2। ये भी आपको पीछे एक्सप्लेन किया। और वो जो है वो सेकंड सर्कल बनाता है, इसलिए जो सेकंड सर्कल का हमारे पास रेडियस आएगा वो PM2 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस की पोजीशन कुछ ठीक नहीं है तो हम इसको ये ठीक ढंग से लिख देते हैं यहां से कॉपी करके। ये लीजिए, तो PM2 का स्क्वायर माइनस PM1 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और ऐसे ही तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले का जो स्फीयर का रेडियस होगा आप यहां से देख सकते हैं पीछे, ये देखिए, ये दूसरे केस में ये था MM2, ये पहले का था MM1, दूसरे का था M से लेकर M2 तक, तो ये आना था PM2 का स्क्वायर माइनस PM का स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे का यदि आप रेडियस देखना चाहेंगे ये सर्कल का, तो ये आएगा PM3 का स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यही हमने लिखा R2 इज इक्वल टू PM2 स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। और यदि तीसरे की बात करेंगे तो R3 विल बी इक्वल टू PM3 स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर एंड सो ऑन। इन जनरल यदि nth की बात करेंगे तो Rn विल बी इक्वल टू PM स्क्वायर PMn स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। तो यही यहाँ लास्ट वाला हमने Mn ले लिया हुआ है, तो PMn स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जो हमारा PM है दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ABCD। तो ये हम बार बार सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे हमारे पास ये आता है। अब जो रीजन है, यदि आप कहेंगे अब कि हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन क्या बना, द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल 1 ऑन द प्लेन वेव फ्रंट is called first half period zone, and the area enclosed by this circle is called area of first half period zone। मतलब ये जो
ये वाला पहले वाला सर्कल बना ना, इसका कितना एरिया है, तो दैट इज फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। तो द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल इज कॉल्ड second half period zone, and the area enclosed by this zone is called the second area of second half period zone, and so on। ये दोबारा देख लें। अब ये था पहला सर्कल, ये वाला, और उसके बाद है ये दूसरा सर्कल। अब पहले सर्कल के और दूसरे सर्कल के बीच में ये जो एरिया है ना, ये यहाँ मैं बीच बीच में कर्सर घुमा रहा हूँ, वो जो एरिया है दैट इज द सेकेंड हाफ पीरियड जोन। और यदि मैं थर्ड हाफ पीरियड जोन देखूंगा तो दूसरे और तीसरे सर्कल के बीच का जो एरिया आएगा वो थर्ड हाफ पीरियड जोन का एरिया बनाएगा। ऐसे ही यदि आप nth हाफ पीरियड जोन देखना चाहते हैं तो वो nth सर्कल और n-1th सर्कल, यानी लास्ट वाला nth वाला सर्कल और उससे पहले वाला यानी n-1th सर्कल के बीच का जो जोन बनेगा उसको nth हाफ पीरियड जोन बोलेंगे, और उसका जो एरिया बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। तो इस ढंग से यही चीज हम लिख रहे हैं कि इन जनरल द रीजन ऑक्युपाइड इन बिटवीन द nth एंड n-1th सर्कल इज कॉल्ड nth हाफ पीरियड जोन, एंड द एरिया ऑक्युपाइड बाय दिस जोन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। तो हम अब यही आगे लेके चलते हैं। तो यहां ये देखिए, नाउ द रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, nth सर्कल, वो किसके बराबर होगा, वो होगा Rn इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एम एन स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो पी एम एन स्क्वायर और माइनस पी एम स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही ये देख सकते हैं आप। तो अब हम यदि इसको आर एन कह दें कि आर एन इज द रेडियस ऑफ nth सर्कल, तो आप किसके बराबर कहेंगे nth सर्कल का, तो आप देखेंगे इट विल बी x प्लस n लैम्डा ओवर 2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप ये देखो यहाँ फिर डायग्राम के ऊपर P से एम एन ये किसके बराबर है, x प्लस एन लैम्डा ओवर 2। क्यों, हाफ लैम्डा बाय 2 करके हम ऐड कर रहे हैं सभी जगह। तो यहाँ P से m की दूरी x है, तो इसकी यहाँ P से एम एन की दूरी कितनी होगी, ये आएगी x प्लस एन लैम्डा ओवर 2। तो इसीलिए इसका स्क्वायर और माइनस पी एम का स्क्वायर इट इज इक्वल टू रेडियस m से एम एन तक, ये रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन बना हमारा। तो जो खैर वो रेडियस यहाँ वाला बन गया ना nth सर्कल का, फिर हम हाफ पीरियड जोन की तो बात बाद में करेंगे क्योंकि वो mn और mn-1 की बात आएगी उस टाइम पे। तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा Rn इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ x प्लस एन लैम्डा ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉल इट इक्वेशन 1। और यदि हम कहें n1 है तो आप कहेंगे पहला सर्कल है, तो पहला सर्कल उस केस में यहाँ ये n1, ये 1 लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पर ये सब्सक्रिप्टेड है 1, तो ये लीजिए ये 1 नीचे आ गया। तो R1 इट्स इक्वल टू n को जब 1 पुट किया तो पहले सर्कल का रेडियस इट इज x प्लस लैम्डा ओवर 2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे सर्कल का रेडियस निकालना तो R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 लैम्डा ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर सारे का ये अंडर रूट लिया ही हुआ है एंड सो ऑन। और यदि आप एरिया ऑफ nth सर्कल निकालना चाहते हैं तो एरिया सर्कल की बात कर रहा हूं, अभी हाफ पीरियड जोन की बात नहीं कर रहा। अभी मैं सर्कल से एरिया निकाल के या सर्कल से रेडियस निकाल के फिर हाफ पीरियड जोन के एरिया की बात करेंगे ना। तो an इज इक्वल टू पाई आर एन स्क्वायर, इट इज द एरिया ऑफ nth सर्कल, और ये बराबर आएगा an इज इक्वल टू पाई, अब आर एन की ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से, तो ये
अंडरूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो ये आएगा पाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट्स एक्स प्लस एन लेमडा ओवर 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं। तो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो ये ए एन मतलब nth सर्कल का एरिया हमारे पास आ गया। और यदि आप n माइनस वनथ का करना चाहें एरिया तो यहाँ n की जगह n माइनस 1 लिख देंगे ये इक्वेशन 2 में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा आल्सो फॉर n इक्वल टू n माइनस 1 द एरिया ऑफ n माइनस वनथ सर्कल इज गिवन बाय an माइनस 1 इट इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू लेमडा ओवर 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर 3। सो हम इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए। तो thus the area of nth half period zone can be found by subtracting equation 3 from equation 2 such that the area of nth half period zone, क्योंकि n माइनस वनथ सर्कल और nth सर्कल हमने जो पीछे सर्कल बनाए उनके बीच का जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। तो इट इज ए nth इट इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। और इसीलिए ये हमने ए एन इक्वेशन पीछे जो 2 निकाली उसमें से पुट कर दी ये वैल्यू, और जो ए एन माइनस 1 की वैल्यू है वो ये इक्वेशन 3 से पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आया, इट इज पाई इंटू एक्स प्लस n into lambda over 2 whole square and then minus x square, और फिर आया माइनस पाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स x प्लस n माइनस 1 इंटू लेमडा ओवर 2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि आप पाई कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आएगा x प्लस n लेमडा ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स x प्लस n माइनस 1 इंटू लेमडा ओवर 2 का होल स्क्वायर फिर ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। और अब आई एम लीविंग इट एज योर होम टास्क टू सॉल्व, तो आप इसको सॉल्व करो। सो इसको सॉल्व करने पर आप पाएंगे ये दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू एज ए nth इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स लेमडा इन plus 2n minus 1 into lambda square upon 4. Call it as equation number 4. अब यहां पर जो lambda है, lambda तो वेरी स्मॉल होता है, lambda इज वेरी स्मॉल, इसलिए lambda square upon 4 इज वेरी वेरी स्मॉल एंड hence it can be neglected. तो यही हम आगे करेंगे कि from equation 4 we find that as n increases nth also increases, but since lambda is small therefore 2n minus 1 into lambda square upon 4 is very small and hence can be neglected. तो इसलिए हमारी जो इक्वेशन 4 है जो हमने ये लिखी है इसमें ये वाला फैक्टर हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी 2n minus 1 lambda square upon 4 ये निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा पाई एक्स लैम्डा। तो यही हमने कहा कि ए nth यानी कि एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन इज पाई एक्स लैम्डा। अब यदि आप देखें तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें तो वेरिएशन है ही नहीं कोई भी, तो इसीलिए हमने कहा कि इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, देयरफॉर वी कैन से दैट द एरिया ऑफ ऑल हाफ पीरियड जोन्स इज इक्वल। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सभी जितने भी आपके हाफ पीरियड जोन्स हैं सबका जो एरिया है वो सब पाई एक्स लैम्डा के बराबर ही होगा। तो अब इनकी मदद से हम टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेट्स निकाल सकते हैं पी पॉइंट के ऊपर। अब हमने हाफ पीरियड जोन्स की मदद से किसी भी पॉइंट पी के ऊपर आगे बढ़ना है इंटेंसिटी निकालने के लिए, पर उसके लिए पहले हम एम्पलीट्यूड्स की बात करेंगे। तो यही हमने यहां आगे लिखा है कि टू डू दैट we consider that any point at any instant
the phase at point P due to secondary wavelet starting from M is 0. स्टार्ट में ये हम सोच के चल रहे हैं. Then at the instant the phase at P due to wavelets from the circumference of first circle will be pi. It is because path difference at P will be m1p minus mp, that is lambda over 2. मतलब एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में जो लैम्डा ओवर 2 का पाथ डिफरेंस आ गया, तो आप याद करो लैम्डा ओवर 2 का पाथ डिफरेंस मतलब होता है पाई का फेज डिफरेंस. तो इसका मतलब उस केस में फेज डिफरेंस ऑफ पाई आ जाएगा. तो सिंस द फेज एट ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस इज सेम, एक सर्कमफ्रेंस पे तो फेज सेम होगा. सो देयरफॉर द मीन फेज एट पी ड्यू टू फर्स्ट जोन कैन बी कंसिडर्ड टू बी 0 प्लस पाई बाई 2, दैट इज पाई बाई 2. एवरेज ले लिया ना हमने. तो सिमिलरली द मीन फेज फ्रॉम द सेकेंड जोन विल बी 3 पाई बाई 2. क्यों? पाई और 2 पाई का एवरेज लो, पाई प्लस 2 पाई ओवर 2, तो आप कहेंगे 3 पाई बाई 2. ऐसे ही 2 पाई प्लस आगे पाई यानी 3 पाई, 2 पाई प्लस 3 पाई ओवर 2 आगे आएगा 5 पाई बाई 2. तो ऐसे ही हम एवरेज लेके चलते हैं. तो हमारे पास जो थर्ड पीरियड हाफ पीरियड जोन के कारण आएगा वो 5 पाई बाई 2 आएगा एंड सो ऑन. इस ढंग से चलते हैं हम. तो इसीलिए हमने कहा कि सिंस देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई एट ए पॉइंट P ड्यू टू वेवलेट्स रीचिंग फ्रॉम the half period zone to the next, therefore there is amplitude of reversal. अब आप याद करो पाई का जब भी फेज डिफरेंस आता था तो एम्पलीट्यूड उल्ट पुल्ट हो जाता था, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड रिवर्सल. जब आपको पीछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवाया था तब आपको इस बारे में हमने बताया था. तो यहाँ पर यही कहा कि हम मान लो कि n हाफ पीरियड जोन से जो हमारे एम्पलीट्यूड्स चल रहे हैं वो हैं A1, A2, A3 एटसेट्रा. तो यही हमने यहाँ बताया आपको कि इफ़ A1, A2, A3 एटसेट्रा AN आर द एम्पलीट्यूड्स रीचिंग एट पॉइंट P फ्रॉम n हाफ पीरियड जोन्स रेस्पेक्टिवली, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A विल बी गिवन बाय. तो यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन पीछे कौन सी थी, 3, 4, ये 5, 6, ये इक्वेशन 6 बन जाएगी हमारी. तो हम ये 66 लिखा गया इक्वेशन 6. तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी. तो यहाँ भी हम A क्योंकि दूसरा ले रहे थे तो लेट अस ट्राई टू टेक सच ऐसे. ये n-1 पावर में आएगा, ये n-1, ये माइनस, ये माइनस है, इसको माइनस पढ़ेंगे आप. ठीक है. तो somehow ये n-1 इंटू an, ये क्वालिटी इक्वेशन 6. तो a इज इक्वल टू ये, तभी हमने कहा ना कि पहले के कारण पॉजिटिव A1, दूसरे के कारण फेज रिवर्सल हो गया इसलिए -A2, तीसरे के कारण, तीसरे हाफ पीरियड जोन के कारण ये A3 एम्पलीट्यूड, और चौथे के कारण माइनस, पांचवें के कारण पॉजिटिव एंड सो ऑन. और यदि nth है तो इट विल बी -1 रेज पावर n-1 इंटू AN. आप करके देख लो, पहले के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही nth. तो इसलिए ये -1 रेज पावर n-1 आएगा. तो यही हमने यहाँ लिखा कि क्लियरली from equation 6 the last term, that is this -1 raised power n-1 into an is an if n is odd and it is -an if n is even. Now it may be recalled as discussed in the beginning of this article that the amplitudes A1, A2, A3 etc. an depend upon the following factors. अब ये सारे फैक्टर्स क्योंकि आगे पूरा का पूरा आर्टिकल चलेगा तो वी विल बी कंसिडरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर
तो फिलहाल हम यहाँ तक की करेंगे, फिर आपको यहाँ से आगे सारा का सारा अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये इसको आगे कैसे कंप्लीट करते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो विल बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।